सीधे रुख करेंगे राजेंद्र देव का, डेटा सेंटर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेंद्र, बताइएगा आपके पास क्या महत्वपूर्ण जानकारी है? तकरीबन 45 मिनट से ज्यादा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रही सीएम की, कौन सी मुख्य बातें? बिल्कुल आस्था, बहुत बड़ी बड़ी बातें जो हाइलाइट्स थी वो मुख्यमंत्री ने बजट के बाद अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सामने रखी और वो हम अपने दर्शकों को दिखाने जा रहे हैं इस ग्राफिक्स के जरिए कि वो बड़ी बातें, वो हाइलाइट्स क्या है, मुख्यमंत्री योगी की बड़ी बातें क्या है। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को 2 लाख की सामाजिक सुरक्षा की बात कही मुख्यमंत्री ने, अंडरलाइन किया इस बजट में। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को 2 लाख की सामाजिक सुरक्षा और 5 लाख तक का उनका इलाज फ्री होगा। ये बहुत बड़ी बात थी क्योंकि मजदूरों की व्यवस्था को लेकर, उनकी मजदूरी को लेकर और लेबर लॉस को लेकर बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप लगे थे पिछले दिनों। इसके अलावा स्थानीय एनजीओ से चलवाएंगे निराश्रित गो आश्रय स्थल, फंड मिला है उसके लिए इस बजट में। और जो अगली बड़ी बात थी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो हम आपको बता रहे हैं। ये कुछ बड़ी बातें हैं असंगठित क्षेत्र के लिए। वापस आस्था के पास चलते हैं। जी हाँ राजेंद्र, आपने बताया कि कौन सी ऐसी बड़ी योजनाएं या कह लीजिए कि जो इन्वेस्टमेंट है वो संगठित क्षेत्र समेत कई और चीजों के लिए किया जा रहा है। सीधे रुख करेंगे अब राजीव का, हमारे साथ डेटा सेंटर से जुड़े हुए हैं। राजीव, बताइएगा कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके पास हैं? जी आस्था, बजट बड़ा और बजट से जुड़ी हुई जो बातें हैं वो भी बड़ी बड़ी हैं। वो बातें जरा दर्शकों को ग्राफिक्स के जरिए बता देते हैं कि इस बजट में उनके लिए क्या क्या रहा था खास। देखिए, ये है बजट की बात। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि यह बजट प्रदेश के विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगा। ये मील का पत्थर साबित होगा, बहुत महत्वपूर्ण बजट। लखनऊ में एनआईवी पुणे की ही तरह संस्थान बनाया जाएगा जहां पर किसी भी नए वायरस की आराम से जांच हो पाएगी। हर घर को पीने का पानी मिलेगा, हर हाथ को काम देने का संकल्प इसमें लिया गया है। ये बड़ी बातें हैं कि बेरोजगार कोई भी नहीं रहेगा। ये बजट प्रदेश के विकास के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। स्वावलंबी बनाने के लिए, युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। और अब साइंटिस्ट हमारे जो है उनका काम जरा सा बढ़ जाएगा क्योंकि उत्तर प्रदेश में ही ये सेंटर स्थापित होने वाला है। आस्था। जी हाँ राजीव, बहुत शुक्रिया। डेटा सेंटर से हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े रहेंगे, आगे भी हम उनसे चर्चा और जानकारी के लिए उनके पास जाएंगे। लेकिन फिलहाल स्टूडियो में 2 विशेष मेहमान हमारे साथ हैं। वरिष्ठ पत्रकार अरविंद मोहन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और साथ ही कपिल मित्तल जी भी हैं, इकोनॉमिस्ट। बहुत स्वागत है आप दोनों का स्टूडियो में। तो पूरा बजट भाषण आप दोनों ने सुना, 1 घंटा 40 मिनट से ज्यादा का बजट भाषण और उसके बाद जो है 45 मिनट से ज्यादा की प्रेस कॉन्फ्रेंस सीएम योगी की। अरविंद मोहन जी, सबसे पहले सवाल यही कि कैसा लगा आपको बजट चुनाव के लिहाज से? देखिए, ये आखिरी बजट है इस सरकार का, इस कार्यकाल का, तो ये उम्मीद थी कि लोक लुभावन चीज़ें इसमें आएंगी, पॉपुलिस्ट चीज़ें होंगी और वो पॉपुलिस्ट चीज़ें हैं। शिक्षा में भी, पानी में भी, सिंचाई के नाम पे भी पॉपुलिस्ट चीज़ें इसमें हैं। लेकिन अगर बजट के साइज़ को कहें, जिस तरह से जितना बड़ा बजट है और जिस तरह के प्रपोजल्स आए हैं, बड़े प्रपोजल्स कोई चुनाव वाला नहीं दिखाई दे रहा है। हाईवे के प्रोजेक्ट्स काफ़ी बड़े हैं, फिर उसके बाद ये कॉलेज बनाने वाले प्रपोजल काफ़ी बड़े हैं। पानी का अनाउंसमेंट भले जो भी हो, पानी पे भी खर्चा जो होगा वो कोई चुनाव तक में उसका बहुत ज़्यादा रंग रूप दिखाई नहीं देगा। तो ज़्यादा खर्च करने जा रही है सरकार लॉन्ग टर्म, और ये मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट का असर दिखाई दे रहा है कि सेंटर ने जिस किस्म का बजट दिया, ये उसकी एक तरह से उसी का नकल कहिए या उसी को फॉलो करना कहिए, ये उसकी तरफ जाता है। और उसी किस्म से करीब राजकोषीय घाटा 90,000 करोड़ का छोड़ा गया है। तो रेवेन्यू, हमारे साथ बैठे हुए जो इकोनॉमिस्ट हैं ये बोल रहे थे कि इतने अनाउंसमेंट हो रहे हैं, पैसे कहाँ से आएंगे? तो पैसे आने वाला हिसाब किताब में टैक्सेशन में बहुत ज़्यादा चीज़ें दिखाई नहीं दे रही। तो उसके बाद ये खर्चे अगर होंगे और लॉन्ग टर्म इसके खर्चे हैं तो चुनाव वाला असर इस पर कम दिखाई दे रहा है, मैं कहूँगा। और अगर स्वास्थ्य जैसा चीज़ देखें जो आज की तारीख में बहुत ज़रूरी है, तो स्वास्थ्य का भी ये गड़बड़ हुआ है कि 50 करोड़ में उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में वैक्सीनेशन हो जाएगा सबका, इसकी उम्मीद मुझे नहीं लग रही है। तो मुझे लग रहा है कि इस मद पे भी अगर सरकार आगे बढ़ेगी तो कुछ हिस्सा पॉपुलेशन का उसको वैक्सीनेशन के लिए अपना पैसा देना पड़ेगा। तो काफ़ी सारी चीज़ें फिर बाजार के हवाले हो रही हैं और कायदे से होना ये चाहिए था चुनाव में। मैं 2 चीज़ों की उम्मीद करके आया था, एक तो यही कि वैक्सीनेशन और
हेल्थ केयर पे काफ़ी होगा, और दूसरा किसानों के लिए अनाउंस होगा, क्योंकि किसान अभी बैठे हुए हैं सारे। हालांकि सर किसानों के लिए उन्होंने 2-3 बातों का सिर्फ जिक्र 100 किया है। करोड़ इस पर हम रुपया विस्तार से उस चर्चा provision- करेंगे। किसानों के लिए 2-3 बातों का जिक्र है, क्योंकि इस बजट को सरकार यही कह रही है कि महिलाओं के लिए है, युवाओं के लिए है, किसानों के लिए काफी कुछ है। हमारे साथ कपिल मित्तल जी भी जुड़े हुए हैं, इकोनॉमिस्ट हैं। कपिल मित्तल जी, जिस टाइम बजट पढ़ा जा रहा था, चर्चा यही चल रही थी हम सब लोगों की कि इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट 5,50,000 करोड़ से ज्यादा का ये जो बजट है, कई नई योजनाएं शुरू होने वाली हैं, कई पिछले काम अभी अटके हुए हैं और आगे भी इन योजनाओं को विस्तार देना है। तो आखिर कैसे इंतजाम होगा इस सबका? देखिए आस्था जी, जैसे बजट की अगर हम बात करें तो लगभग ये जो सेंटर वाला हमारा जो बजट था उसी की लाइंस पे रखा गया है। फ्यूचर को देखते हुए सारी चीज़ें प्लान की गई हैं, हर सेक्टर को छुआ गया है, चाहे वो एजुकेशन हो, हेल्थ हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, फार्मर्स हो, एग्रीकल्चर हो, बेसिक फैसिलिटीज़ हो, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर एक्सेट्रा, तो सब पे ध्यान दिया गया है और फ्यूचर को देखते हुए किया गया। लेकिन ये नहीं थोड़ा सा उसमें डिटेल दी गई कि ये पैसा आएगा कहाँ से। अगर मोटी मोटी बात करें तो खन्ना जी ने बताया कि मोर देन 53,000 करोड़ का डेफिसिट है, वो 53,000 करोड़ आएंगे कहाँ से गवर्नमेंट के पास? अगर वो 5.5 लाख करोड़ खर्च करना चाहते हैं तो उनके पास वो पैसा होना चाहिए, उसका थोड़ा सा अभाव दिखा। अगर मैं वैसे हम देखें तो बजट बहुत अच्छा था, सभी को कंसीडर करने की कोशिश की गई। हमारे साथी जी ने भी बताया कि ये हमें लग रहा था कि जो इलेक्शन आने वाले हैं अगले साल उसको देखते हुए बजट होगा, वैसी कुछ इमीडिएट बेनिफिट्स वगैरह नहीं दिखे जो कि मिले आम जनता को या वो हो। लेकिन फिर भी बजट बहुत अच्छा था। लेकिन पैसे जो आएंगे या तो वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो FM मैडम ने जो अपने बजट में बोला कि 11% की हमारी वो होगी नेक्स्ट ईयर में, उसको देखते हुए शायद प्लान कर रहे हैं कि वहाँ से पैसा आएगा या फिर इन्हें बोरिंग्स लेनी पड़ेंगी, लोन उठाना पड़ेगा। और एक बहुत बड़ा लोन अमाउंट जो है दिखाई दे रहा है कि जो सरकार को लेना पड़ेगा, लेकिन उसको चुकाएगी कैसे, किस रेट पे लेगी, क्या जी होगा? हाँ, बिल्कुल। तो कुल मिलाकर इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत जोर दिया गया है, युवाओं से जुड़ी हुई जो योजनाएं हैं, महिलाएं उससे जुड़ी जो योजनाएं, और सीएम योगी तो कह रहे हैं कि ये ओवरऑल सशक्तिकरण के लिए है। डेटा सेंटर का रुख करने का वक्त हो गया है, सीधे आपको लिए चलते हैं मेरी सहयोगी प्राची के पास। आज मेट्रो को लेकर जो बात कही गई है, यूपी के कई शहरों में मेट्रो योजना की जो सौगात पिछले बजटों में दी जाती रही है, उनका काम कहां तक पहुंचा और आगे कैसे रफ्तार दी जाएगी, प्राची उसकी जानकारी देंगी। जी प्राची। तो मेट्रो की अगर हम बात कर लें तो मेट्रो को लेकर सौगात यहां पर जरूर दी गई है योगी सरकार की तरफ से। कानपुर मेट्रो रेल परियोजना के लिए 597 करोड़ योगी सरकार की तरफ से दिए गए हैं, जबकि पिछली बार की अगर बात कर लें तो ये बजट था 358 करोड़। अगर हम आगरा मेट्रो परियोजना की बात कर लें तो आगरा मेट्रो परियोजना के लिए 498 करोड़ योगी सरकार की तरफ से दिए गए हैं, यानी इस बजट में राशि रखी गई है। कानपुर और आगरा के लिए हम आपको बता रहे हैं, और पिछले अगर बजट से इसकी तुलना करें तो तकरीबन 200 करोड़ का इसमें इजाफा किया गया है दोनों ही शहरों के लिए, यानी यहां पर मेट्रो का विस्तार पूरी तरीके से किया जाएगा। कानपुर मेट्रो रेल परियोजना के लिए 597 करोड़ यहां पर सरकार की तरफ से दिए गए हैं, आवंटित किए गए हैं। जबकि अगर हम आगरा की बात कर लें तो आगरा मेट्रो परियोजना के लिए 498 करोड़ दिए गए हैं, जबकि पहले आगरा के लिए यह बजट सिर्फ 286 करोड़ था, यानी 200 करोड़, लगभग 200 करोड़ का इजाफा दोनों ही शहरों के लिए किया गया है। ये मेट्रो के लिहाज से बेहद सुखद हो जाता है, क्योंकि मेट्रो कितनी जरूरी है तमाम महानगरों के लिए ये हम सब जानते हैं, और मेट्रो ऐसे सरपट दौड़ेगी तमाम शहरों में, यही कोशिश अब योगी सरकार की। सीधे रुक करेंगे डेटा सेंटर। राजेंद्र देव हमारे साथ है। युवाओं को क्या मिला है, खुद सीएम योगी ने भी कई बार गिनवाया है, वित्त मंत्री ने भी कई बार इसको खास तौर पर पॉइंट आउट किया है। युवाओं के लिए क्या क्या है इसमें, राजेंद्र? बिल्कुल आस्था, युवाओं पर फोकस है इस सरकार का, ये बहुत साफ है, पिछले बजट में भी था और इस बजट में भी दिखाई दे रहा है। तो युवा वर्ग के लिए क्या इस बजट में है, आइए वो बताते हैं। अभ्युदय योजना के तहत छात्रों को फ्री टैबलेट दिया जाएगा, ये चुनावी वादा भी था और उसके लिए इस बजट में प्रावधान किया गया है। प्रतियोगी परीक्षाओं के छात्रों के लिए फ्री कोचिंग की व्यवस्था की जाएगी, उसके लिए भी धन आवंटित किया गया है। मॉडल करियर सेंटर्स की स्थापना की जाएगी और ये सब कुछ युवाओं को ध्यान में रखते हुए राजकीय संस्कृति विद्यालयों में फ्री रहने की और भोजन की व्यवस्था होगी गरीब छात्रों के लिए। मेरठ में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनेगी उन युवाओं के लिए, छात्रों के लिए जो कि खेलों में रुचि रखते हैं, अपना करियर बनाना चाहते हैं। प्रदेश सरकार ऐसे उनको उत्साहित करेगी। गांव में ओपन जिम बनाए जाएंगे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पहल ग्रामीण युवाओं के लिए, और 19 जिलों में 40 छात्रावासों की स्थापना की जाएगी।
ताकि वहां पर आकर वो अपना अध्ययन का कार्य बना कर सकें। ये महत्वपूर्ण बातें युवाओं के लिए। बैक टू आस्था। देखिए, सीधे आपको एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में लिए चल रहे हैं नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी। इस वक्त प्रेस से मुखातिब हो रहे हैं। क्या कह रहे हैं, किस तरह बजट पर रिएक्ट कर रहे हैं, वो आपको सुनवाते हैं। नहीं, उन्होंने जो पूरा बजट पढ़ लिया, उसके जो टेबलेट हम लोगों को खरीदवाया गया है 20-25 मिनट के बाद उसमें रोक हुआ। अभी कभी आ रहा है, कभी जा रहा है, कभी मिट जा रहा है। और जो काफी उन्होंने कहा था कि काफी भी लोड होगी, वो लोडें नहीं हो रही। तो इसीलिए पेपरलेस से बजट लोगों को धोखा देने के लिए पेपरलेस बजट। आपको इस बजट में सबसे अच्छा क्या लगा? सबसे अच्छा क्या है? यही धोखा। सबसे अच्छा लगा जनता को धोखा देना बजट के बाद। प्याज का दाम बढ़ रहा है, उसका क्या कहना है आपका? ये प्याज का दाम बढ़ रहा है, उसका क्या कहना है? हर चीज का दाम बढ़ रहा है। उड़द का तेल, उड़द के दाम का दाम बढ़ गया, अरहर के दाम का दाम बढ़ गया, सरसों के तेल का दाम बढ़ गया, प्याज का दाम बढ़ गया, डीजल का दाम बढ़ गया, पेट्रोल का दाम बढ़ गया, गैस का दाम बढ़ गया। घाटा किसका? महंगाई आसमान छू रही है और सरकार कुछ नहीं, वो सबका गुना कर रही है बजट। तो महंगाई तब तक नहीं कम होगी जब तक ये सरकार नहीं। कोई मजाक में बात नहीं कर रहा हूं। सीधा डेटा सेंटर का रुख करेंगे। राजीव हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। राजीव, बताइएगा क्या महत्वपूर्ण जानकारी आपके पास? बिल्कुल आस्था, मैं दर्शकों को अब बताने जा रहा हूं कि शिक्षा के क्षेत्र में क्या कुछ आवंटन हुआ है, कितना कुछ अलॉट किया गया है योगी सरकार के इस बजट में, उनके इस कार्यकाल के आखिरी बजट में। तो सीधा आंकड़े ही दर्शकों के सामने रखते हैं और आंकड़ों के जरिए उनको समझाते हैं, उनको बताते हैं कि उनके लिए क्या कुछ है। ये है आपके सामने आंकड़े। देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में हर मंडल में एक सैनिक स्कूल बनेगा, एक सैनिक स्कूल बनेगा जहां पर बच्चे जाकर पढ़ सकते हैं। ये एक बड़ा स्टेप है। हर एक मंडल में ये सैनिक स्कूल बनेगा। ये एक पॉइंट है इसमें शिक्षा के जो है क्षेत्र में। इसके अलावा समग्र शिक्षा अभियान के लिए 18,172 करोड़ की राशि आवंटित की गई है। हर एक मंडल में एक राज्य स्तरीय विश्वविद्यालय बनेगा, एक स्टेट यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी हर एक मंडल में जहां पर नहीं है। इसके अलावा आजमगढ़, अलीगढ़ में नए राज्य विश्वविद्यालय बनाए जाएंगे। ये बजट की प्रमुख बातें हैं शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी हुई। सरकारी स्कूलों में छात्रों को फ्री जूता, फ्री मोजा, स्वेटर मिलेंगे। ये सारी चीजें फ्री में मिलेंगी। इसके लिए बकायदा 300 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। मेडिकल एजुकेशन की बात करें, 100 करोड़ रुपए मेडिकल जो है अगर बात करें तो मेडिकल एजुकेशन के लिए प्रस्तावित किए गए 100 करोड़ की राशि मेडिकल एजुकेशन के। इसके अलावा हर एक जिले में मेडिकल कॉलेज बनाने का भी लक्ष्य है कि मेडिकल कॉलेज, मेडिकल तालीम हर जो बच्चा चाहता है उसको मिल जाए। तो इसलिए हर एक जिले में उसको ये फैसिलिटी मिलेगी, उसको किसी दूसरे जिले या दूसरे राज्य ना जाना पड़े, उसी के जिले में वो व्यवस्था रहे। तो ये देखिए, इसके अलावा 16 जिलों में मेडिकल कॉलेज भी बन रहे हैं, ये भी उन्होंने जानकारी दी है। आस्था जी हाँ, तो विस्तार से आपने बताया कि स्टूडेंट्स के लिए क्या है, बात चाहे अटल विद्यालयों की हो या फिर स्टूडेंट्स जो कि किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और क्या सुविधाएं सरकार उनके लिए दे रही है। आपने विस्तार से उस पर चर्चा की, लेकिन कारोबारियों को कैसा लगा ये बजट? उनके लिए क्या खास था या क्या उम्मीदें थी जो पूरी नहीं हो पाई? जानने के लिए रुख करेंगे कानपुर का। हमारे सहयोगी रतीश त्रिवेदी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उनके साथ कुछ कारोबारी भी हैं। रतीश, क्या कह रहे, कैसा लगा बजट इन सबको? हाँ बिल्कुल, देखिए पेशेंसली, बहुत धैर्यपूर्वक कानपुर के कारोबारियों ने इस बजट को सुना है। उत्तर प्रदेश सरकार के इस आखिरी बजट का, जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार का पहला बजट किसानों के लिए, दूसरा बजट औद्योगिक विकास के लिए, तीसरा बजट मातृशक्ति के लिए और चौथा बजट युवा और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए था, तो पांचवा बजट कारोबारियों को उनसे काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें थी और उनकी उम्मीदों पर किस तरीके से बजट खरा उतरा है या नहीं, सीधे कारोबारियों से बात कर लेते हैं। सर, क्या नाम है आपका? जय हिमरजानी। ये बताइए कि आपने बड़ा धैर्यपूर्वक बजट को सुना है, बजट से आप लोगों को जो उम्मीदें थी क्या पूरी हुई, क्या मिला आपको? नहीं, बिल्कुल पूरी नहीं हुई। ये इनका चुनावी बजट रहा हमारे नज़र में। तो इन्होंने गांव को तो खूब ध्यान दिया है, लेकिन अपने इंडस्ट्री को या शहरी क्षेत्रों को भी इन्होंने ध्यान नहीं दिया। तो मेरे हिसाब से जो हमसे ये वसूली करते हैं उसका 60% हमारे क्षेत्र को खर्च कर दें, हमारे शहर में सुधार हो जाए।
एमएसएमई का बड़ा हब है उत्तर प्रदेश में कानपुर को बहुत ज़्यादा उम्मीदें रहती हैं और रेवेन्यू भी बहुत देता है सरकार को। क्या लगता है आपको, क्या मिला? ये एमएसएमई सेक्टर को इन्होंने कुछ भी नहीं दिया। ओडीओपी में जरूर उन्होंने 250 करोड़ का प्रोविज़न किया है, जो कि मेरे हिसाब से ऊँट के मुंह में जीरा बराबर है। एमएसएमई में चूंकि कुशल कारीगरों की बहुत आवश्यकता होती है, तो हम लोगों का मानना था कि इस बजट में कौशल विकास और उद्यमिता विकास पर सरकार कुछ प्रावधान करेगी, जहाँ की उन्होंने कुछ भी नहीं किया, जिससे हमें घोर निराशा है। आप बताइए कि आपको जो उम्मीदें थीं क्या इस बजट से पूरी होती दिख रही हैं? जी बिल्कुल नहीं। ये अब तक का ये ज़रूर है कि ये अब तक का सबसे बड़ा चुनावी बजट है जो 5.5 लाख करोड़ का बजट लिया गया है, लेकिन इसमें एमएसएमई के लिए केवल 250 करोड़ वो भी ओडीओपी के तहत लिए गए हैं, जो कि हम लोगों को बिल्कुल उम्मीद से कम है। लेकिन हम उद्यमी हैं, आशावादी हैं। हम लोग आशावादी होने के कारण हम लोग उम्मीद पे कायम रहते हैं कि आगे भविष्य में सरकार एमएसएमई के लिए और नई योजनाएं लाएगी। इसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर जो कि सरकार का मेन फोकस था, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर। बिल्कुल, तो एमएसएमई को लेकर ज्यादा आशान्वित थे, उम्मीदें काफी बड़ी थी और उनका यही कहना है कि वो तकरीबन पूरी नहीं हुई है, लेकिन आगे हम उम्मीद करते हैं सरकार से, क्योंकि एक बहुत बड़ा हब उत्तर प्रदेश जो है वो भविष्य में बनने जा रहा है, तो लिहाजा उनका ध्यान रखा जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया रतीश अहम जानकारी के लिए। सबसे पहले बात कृषि की कर लेते हैं, क्योंकि किसानों का मुद्दा इस वक्त देश में एक बड़े मुद्दे के तौर पर चल रहा है। 90 दिन से किसान आंदोलन पे बैठे हुए हैं और जब ये बजट आने जा रहा था तो प्रदेश में खासतौर पर जो किसान थे उनकी एक अलग ही उम्मीदें थी कि उन्हें कहीं राहत दे सरकार। तो चलिए बजट की बात, कृषि क्षेत्र को क्या मिला? 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य है, केंद्र से ये योजना चल रही है। वही विजन यूपी में और पुरजोर तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा। किसानों को सस्ता लोन देने के लिए 400 करोड़ का आवंटन राज्य सरकार ने किया है। इसके अलावा किसानों को मुफ्त पानी उपलब्ध करवाएगी सरकार और उसके लिए 700 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। मुफ्त इरिगेशन, इस साल 15,000 सोलर पंप बनवाने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के लिए 600 करोड़ आवंटित किए गए हैं। अधिक उत्पादन वाली फसलें चिन्हित की जाएंगी, किन फसलों का प्रोडक्शन ज्यादा होता है। ब्लॉक स्तर पर कृषक उत्पादन संगठनों की स्थापना की जाएगी। कृषि क्षेत्र के लिए सरकार का विजन किस तरह से है? कृषक उत्पादन संगठनों के लिए 100 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए हैं यहाँ पर सरकार ने। 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य है और इसी को गति देने के लिए ये जो तमाम किसानों के लिए कृषि क्षेत्र में योजनाएं लाई है और अलग अलग रकम इसके लिए आवंटित की गई है राज्य सरकार द्वारा। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और कृषि क्षेत्र से जुड़ी हुई कुछ और महत्वपूर्ण बातें और अनाउंसमेंट्स आपको दिखाते हैं। सिंचाई की 8 परियोजनाएं पूरा करने का लक्ष्य इस साल में सरकार ने रखा है, जिसमें मध्य गंगा नहर परियोजना 1137 करोड़ रुपए का आवंटन उसके लिए हुआ है। राजघाट नहर परियोजना 978 करोड़ का आवंटन उसके लिए खासतौर पर किया गया है। सरयू नहर परियोजना 610 करोड़ रुपए उसके लिए आवंटित किए गए हैं। पूर्वी गंगा नहर परियोजना 271 करोड़ रुपए। केन बेतवा लिंक नहर परियोजना 104 करोड़ रुपए उसके लिए आवंटित किए गए हैं। सिंचाई की कुल मिलाकर 8 परियोजनाएं ऐसी हैं जिनको पूरा करने का लक्ष्य जो है वो इस साल रखा गया है और किस परियोजना पर कितना खर्च किया जाना है उसकी भी राशि आवंटित की गई है। तो चलिए, कृषि क्षेत्र की हमने बात की, लेकिन एयरलाइंस को लेकर क्या चल रहा है, एयरपोर्ट्स को लेकर क्या डेवलपमेंट है और क्या विजन आगे है, कैसे उन कामों को रफ्तार दिया जाएगा, जानने के लिए डेटा सेंटर 2 प्राची के पास चलते हैं। जी प्राची। तो एयरलाइंस को लेकर क्या कुछ खास किया गया है ये हम आपको बताएंगे, ग्राफिक्स के जरिए बताएंगे। अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के नाम पर ये एयरपोर्ट होगा, यानी अयोध्या के एयरपोर्ट का नाम आज घोषित हो गया है। 101 करोड़ रुपए उसके लिए आवंटित किए गए हैं, अयोध्या एयरपोर्ट के लिए आवंटित किए गए हैं। जेवर एयरपोर्ट की बात कर ले तो हवाई पट्टी 2 से 6 की गई है, यानी उसमें भी विस्तार किया गया है, उसे भी और भव्य किया गया है। जेवर एयरपोर्ट के लिए 2000 करोड़ की रकम आवंटित की गई है, यानी जेवर में जो एयरपोर्ट बन रहा है उसके लिए 2000 करोड़ की राशि सरकार की तरफ से दी जा रही है। 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाए जाएंगे। ये यूपी के लिहाज से काफी अहम हो जाता है ताकि यूपी की कनेक्टिविटी रहे। लखनऊ, वाराणसी, कुशीनगर, गौतम बुद्ध नगर में ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाए जाएंगे। ये बेहद अहम रहेगा यूपी के विकास के लिहाज से। अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के नाम पर अब नाम होगा एयरपोर्ट का। 101 करोड़ रुपए अयोध्या एयरपोर्ट के विकास के लिए दिए गए हैं सरकार की तरफ से। तो ये है एयरलाइंस की जो उसके लिए जो पैसे आवंटित किए गए हैं बजट में, वो हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके का वहां पर अब विकास किया जाएगा। आस्था
बेशक प्राची, आपने विस्तार से बताया है कि कैसे जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि एशिया के बड़े एयरपोर्ट की तौर पर विकसित जिसको किया जा रहा है, उसकी फिजिबिलिटी स्टडी स्टार्ट हो चुकी है। अयोध्या के लिए कितनी रकम अलॉट की गई है। लेकिन अब बात कर लेते हैं स्वच्छ भारत मिशन की। केंद्र से ही चल रही है योजना, यूपी में कैसे आगे विस्तार पाएगी, इसकी जानकारी के लिए डेटा सेंटर राजेंद्र देव के पास। जी राजेंद्र, बताइएगा। बिल्कुल आस्था, ये बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना, जब से मोदी सरकार ने केंद्र में कामकाज संभाला तब से उनका फोकस है स्वच्छ भारत मिशन पे, स्वच्छता पे, और उसमें हाथ बटा रही है उत्तर प्रदेश की योगी सरकार। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता के लिए 2021 करोड़ रुपए इस बजट में आवंटित किए गए हैं और इसके तहत 12,13,000 निजी शौचालय बनाए जाएंगे। 98,000 सामुदायिक शौचालयों का निर्माण किया जाएगा उत्तर प्रदेश में इसी मिशन के तहत। और स्वच्छता मिशन शहरी की अगर बात करें तो उसके लिए 1400 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं इस बजट में। नगरीय सीवरेज और जल निकासी की व्यवस्था के लिए 175 करोड़ रुपए इस बजट में दिए गए हैं। पूरा ध्यान रखा जा रहा है हर एक जो सेगमेंट्स हैं स्वच्छता के लिए। तो ये है स्वच्छ भारत मिशन में उत्तर प्रदेश सरकार की सहभागिता। बैक टू आस्था। बिल्कुल राजेंद्र, आपने बताया कि कैसे गांव और शहर दोनों में ही स्वच्छता मिशन को आगे बढ़ाया जाएगा। बात चाहे साफ सफाई की हो, शौचालय निर्माण की हो, कैसे यूपी में विस्तार पाएगी ये योजना। अब बात करते हैं अर्बन डेवलपमेंट की। ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं शहरी विकास के लिए सरकार ने किस तरह का प्रस्ताव रखा है। तो चलिए, पहली जानकारी इस वक्त स्क्रीन पर आपके। प्रदेश के 10 शहर स्मार्ट बनाए जाएंगे। 10 शहरों को स्मार्ट सिटी के तौर पर डेवलप किया जाएगा और इस स्मार्ट सिटी के लिए 2000 करोड़ रुपए का आवंटन सरकार की तरफ से किया गया है। 10 स्मार्ट सिटी बनेंगी, 2000 करोड़ का आवंटन उन सब के लिए जिनमें लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज स्मार्ट शहर बनेंगे। तमाम वो सुविधाएं यहां पर मौजूद होंगी। ईज ऑफ लिविंग, वाराणसी, आगरा, सहारनपुर का भी चयन इसके लिए किया गया है। 10 शहर में वो कौन कौन से शहर हैं, उनके नाम इस वक्त हम स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। बरेली, झांसी, मुरादाबाद, अलीगढ़, ये सभी स्मार्ट शहर बनेंगे। कुल मिलाकर 10 ऐसे शहर, उनके नाम जिनको स्मार्ट बनाया जाएगा। 2000 करोड़ रुपए की रकम उसके लिए खर्च करेगी सरकार। यूपी को टूरिज्म हब कैसे बनाना है, टूरिज्म के क्षेत्र में क्या करना चाहती है, कैसे इसको विस्तार देना चाहती है राज्य सरकार, जानने के लिए डेटा सेंटर राजीव के पास चलते हैं। राजीव, बताइएगा टूरिज्म को कैसे बूस्ट करेगी सरकार और कितना पैसा इसके लिए खर्च किया जाएगा। जी हाँ, देश में यूं तो बहुत से पर्यटक स्थल हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में कैसे पर्यटक आए, उनको आकर्षित करने के लिए क्या क्या किया जाएगा, क्या प्लान है और बजट में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, कितने एलोकेशन किए गए हैं, वो हम सीधा आंकड़ों के जरिए दर्शकों को बताते हैं और समझाते हैं कि उत्तर प्रदेश को लेकर प्लानिंग क्या है, किस किस जगह को कितना विकसित किया जाएगा, किसके लिए कितना पैसा खर्च किया गया है। तो ये अब देखिए आपके सामने सबसे पहली तस्वीर पर्यटन। अयोध्या, वाराणसी में पर्यटन विकास के लिए 100 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। कोशिश यह है कि यहाँ पर आए लोग और उनको सारी चीजें मिले। राम मंदिर तक पहुंच जो है मार्ग के लिए करीब 300 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। चौरी चौरा महोत्सव के लिए 15 करोड़ रुपए आयोजित किए। कुछ दिन पहले जो है इसका एक कार्यक्रम भी रखा गया था, मुख्यमंत्री भी पहुंचे थे। तो अयोध्या का, वाराणसी का विकास कैसे हो, ज्यादा डेवलपमेंट वहां पर दिखाई दे, इसके लिए 100 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। आस्था, चलिए, तो टूरिज्म में यूपी कैसे आगे जाएगा। एक तरह से जो आध्यात्मिक छवि राम मंदिर और उसके इर्द गिर्द सिमटकर जो निकल करके सामने आएगी, कैसे इसको बूस्ट देगी यूपी सरकार, उसके लिए कितनी रकम खर्च करेगी, वो राजीव ने बताया। हमारे साथ 2 मेहमान स्टूडियो में जुड़े हुए वरिष्ठ पत्रकार अरविंद मोहन जी भी हैं और साथ ही इकोनॉमिस्ट भी हमारे साथ हैं। लेकिन सबसे पहले अरविंद मोहन जी, आपसे अभी हमने एक एक करके, कुल मिलाकर हमने 12 सेक्टर्स में डिवाइड किया है, एक एक करके बताया कि किस पर कितना सरकार खर्च करेगी। आपको क्या लगता है कि कोई बहुत बड़ी नई परियोजना की झलक आपको मिलती है या पिछली परियोजनाओं का एक्सटेंशन इसको कहा जाएगा? काफी बड़ी परियोजनाएं हैं, उस हिसाब से बजट आगे देखता है और मैं इसको शुभ मानूंगा इस मायने में कि चुनावी बजट नहीं हुआ। चुनाव के साल में हमको ये खतरा लग रहा था कि पॉपुलिज्म की तरफ चीज़ें जाएंगी और किसानों का एक स्वाभाविक नाराज़गी अभी जो दिखाई दे रही है, तो ये लगता है जैसे माँ नाराज़ बच्चे को थोड़ा कुछ खाने को अलग देती है, कोई मक्खन देती है, मिश्री देती है कि वो राज़ी हो जाए, उसकी नाराज़गी ख़त्म हो जाए, छुपा के भी देती है। वो कोशिश इसमें नहीं दिखाई दे रही है, वो एक निराशा की चीज़ है। नहीं तो पॉपुलिज्म से बच के और लंबी योजनाओं की तरफ चीज़ें गई हैं, खर्च के ज़्यादातर प्रोविज़न इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ जा रहे हैं, तो वो चीज़ें अच्छी हैं बजट में। अब यही है कि रिसोर्सेज का हिसाब एक अलग है और दूसरा उससे भी बड़ा है कि ज़्यादातर प्रोजेक्ट 1 साल वाले नहीं हैं, ये उससे ऊपर जाएंगे। ये जो टेबलेट योजना एक आई है लड़कियों के लिए, काफ़ी बड़ी योजना है,
ये अखिलेश जी पहले चला के पुराने सीएम, और उन्होंने तो बाज़ाब्ता अनाउंस किया था कि हम कितना सब बच्चों को देंगे 12वीं आने वालों को, इतना नंबर लाने वालों को। तो वो योजना उन्होंने बीच में बंद की थी, क्योंकि उससे उनको या तो बजट पे ज़्यादा जोर पड़ा या पॉलिटिकल लाभ नहीं दिख रहा होगा जो चुनाव के समय दिखाई दे रहा है। तो उनको लाभ दिखाई नहीं दिया, इनको उसमें लाभ दिखाई दे रहा है कि चुनाव के समय ये अनाउंस करें और फिर बच्चों की और लड़कियों की सिंपैथी अपनी तरफ लें। तो ये एक है। तो लेकिन मेरे हिसाब से जिस बच्चे, युवा, महिला और इंफ्रास्ट्रक्चर, जिस बच्चे के हाथ में ये एक लैपटॉप या ऐसे हैं, ये तीनों वर्ग ऐसे हैं जिनके आसपास जो है वो सरकार ने इन बड़ी परियोजनाओं को विस्तार देने का मन बनाया है। हमारे साथ कपिल मित्तल जी भी हैं, इकोनॉमिस्ट। कपिल जी, ये बताइएगा, हम व्यापारियों का रिएक्शन सुन रहे थे, व्यापारी क्यों खुश नहीं है, वो क्यों संतुष्ट नहीं है? वो कह रहे हैं एमएसएमई के लिए उस तरह से सरकार ने कुछ नहीं दिया है जिस तरह हब बनाना चाहती है यूपी को सरकार। देखिए, व्यापारी को खुश करने के लिए ना आपको समझना पड़ेगा कि अभी जो वो डे टू डे में अपनी चैलेंजेस फेस कर रहे हैं उसके ऊपर सरकार काम करे। आपने देखा कि जीएसटी आए हुए अब 4 साल हो चुके हैं और वैट की अभी भी लिटिगेशन चल रही हैं, बहुत सारे इश्यूज चल रहे हैं। मुझे एक्सपेक्टेड था कि इस बजट में वैट के लिए कोई स्कीम लाई जाएगी कि जितना भी पुराना आपका दे बाकी है या कोई आपकी डिमांड निकली हुई है, कुछ चीज़ें हैं जैसे कि हमने देखा सेंटर लेकर आया था सर्विस टैक्स और एक्साइज में, तो उस तरह की चीज़ें हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो कि चीज़ें इसमें नहीं आई। तो अगर वो वाली चीज़ें आती तो व्यापारियों को बहुत रिलैक्सेशन होता, क्योंकि उनके पास बहुत सारी डिमांड ऐसी खड़ी हुई है, अननेसरी उनके बैंक अकाउंट फ्रीज कर देते हैं क्योंकि वहाँ पे बहुत चैलेंजेस हैं, वो खत्म हो चुका है, बहुत सारे फॉर्म्स नहीं कलेक्ट कर पा रहे हैं। इसके अलावा एमएसएमई के लिए भी बहुत सारी हालांकि सरकार ये जरूर कह रही है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में, और आंकड़ा भी यही कहता है कि यूपी की रैंकिंग बहुत सुधरी है, दूसरे नंबर पर है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मामले में यूपी, जो कि पहले 12वें नंबर पर हुआ करता था। लेकिन फिर भी कुछ बारीकियां होती हैं, कुछ बातें होती हैं, और व्यापारी वर्ग जो है उनसे असहमति जता रहा है और उम्मीदें जो है उसकी काफी बड़ी थी। बहरहाल, सड़कों की क्या परियोजना है, सड़कों का जाल कैसे फैलेगा, एक्सप्रेसवेज को लेकर आगे सरकार का क्या विजन है, जानने के लिए रुक करेंगे प्राची का डेटा सेंटर नंबर 2 से। जी प्राची, बताइए। तो देखिए, सड़क परिवहन को लेकर यहाँ पर योगी सरकार ने खासा ध्यान दिया है। सड़कों और पुलों के लिए 12,441 करोड़ रुपए इस बजट में आवंटित किए गए हैं, यानी अच्छा खासा ध्यान सड़कों पर दिया जा रहा है। सड़क और पुलों के रखरखाव के लिए 4,135 करोड़ रुपए सरकार की तरफ से दिए जा रहे हैं। एक अच्छी खासी रकम इसके लिए भी दी गई है। गांव कस्बों को पक्की सड़कों से जोड़ने के लिए 695 करोड़ रुपए सरकार की तरफ से इस बजट में दिए गए हैं, यानी गांव में भी जो सड़क है वो अच्छी रहे, ये कोशिश है। विश्व बैंक की मदद वाली रोड नेटवर्क परियोजना के लिए 440 करोड़ रुपए दिए गए हैं सरकार की तरफ से इस बजट में, देखने को मिल रहा है। एडीबी की मदद वाली सड़कों के लिए 208 करोड़ रुपए योगी सरकार ने इस बजट में रखे हैं, यानी सड़कों का जाल पूरे उत्तर प्रदेश में रहे, यही कोशिश योगी सरकार की है। रेलवे ओवरब्रिज के लिए 1192 करोड़ रुपए योगी सरकार ने इस बजट में रखे हैं, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। रेलवे ओवरब्रिज के लिए 1192 करोड़ रुपए रखे गए हैं। सड़कों और पुलों के लिए 12,441 करोड़ रुपए रखे गए हैं, ये भी बहुत ज्यादा अहम हो जाता है। साथ ही साथ रख रखाव को लेकर भी ध्यान यहाँ पर दिया जा रहा है, उसके लिए भी बजट आवंटित किया गया है। आस्था, बिल्कुल प्राची, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि सड़कें बना दी जाती हैं, पुल बना दिए जाते हैं, ओवरब्रिज बना दिया जाता है, लेकिन मेंटेनेंस के अभाव में वो धीरे धीरे जर्जर हालत में पहुंच जाते हैं और उससे लोगों को दिक्कत होती है। तो उस बारे के मेंटेनेंस पर भी खास फोकस किया गया है। सीधे रुक करेंगे राजेंद्र का। राजेंद्र, आज के बजट में महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, महिला और बाल विकास के लिहाज से देखा जाए तो कई महत्वपूर्ण बातें रही, बताइएगा हमारे दर्शकों को। बिल्कुल बिल्कुल आस्था, हम बताएंगे दर्शकों को कि इस बजट में महिला और बाल विकास जो सेक्टर है इसके लिए क्या किया गया है। तो ग्राफिक्स के जरिए हम दर्शकों को समझाते हैं। महिला और बाल कल्याण, हमने आपको सुबह भी बताया था कि कैसे इसके लिए पिछले बजट में आवंटन था। महिला सामर्थ्य योजना के लिए 200 करोड़ रुपयों का प्रावधान इस बजट में किया गया है। महिला शक्ति केंद्रों के लिए 32 करोड़ रुपयों का प्रावधान किया गया है इस बजट में। और ये बहुत महत्वपूर्ण है कि अपनी जो विजन है सरकार का उस पर वो टिकी हुई है। हर तहसील में महिला हेल्प डेस्क की स्थापना की जाएगी। महिलाओं के कल्याण के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए निराश्रित महिलाओं के लिए 500 रुपये महीने की व्यवस्था की गई है इस बजट में 2021-22 के। सभी पात्र बालिकाओं को टैबलेट के लिए 1200 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं इस बजट में। और कन्या सुमंगला योजना को सुधार कर, परिष्कृत करके, रिफाइन करके इस सेशन में, इस फाइनेंशियल ईयर में और आगे लागू किया जाएगा। सक्षम सुपोषण योजना के लिए, मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना के लिए 100 करोड़ रुपयों का प्रावधान है
मिशन शक्ति को आगे बढ़ाया जाएगा। अपने विजन के तहत सरकार उसको आगे बढ़ाएगी। जो वहाँ पे बजट की आवश्यकता होगी उसको एलोकेट किया जाएगा। तो ये है महिला एवं बाल विकास के लिए इस सरकार की व्यवस्था, इस सरकार की वित्तीय मद। पुष्टाहार कार्यक्रम के लिए 4094 करोड़, बड़ा आवंटन है। 4094 करोड़ रुपए पुष्टाहार कार्यक्रम के लिए और राष्ट्रीय पोषण अभियान के लिए 415 करोड़ रुपयों का आवंटन किया गया है इस बजट में, 2021-22 के बजट में। वापस आस्था के पास चलते हैं। जी हाँ राजेंद्र, आपने बताया किस तरह से पोषण पर ध्यान दिया गया है, सशक्तिकरण पर ध्यान दिया गया है, पेंशन पर ध्यान दिया गया है, लेकिन कुछ विशेष क्षेत्र भी होते हैं जिनका हम जिक्र अब करने जा रहे हैं। राजीव के पास आपको लिए चलते हैं। विशेष क्षेत्रों के लिए क्या है राजीव? जी हाँ, विशेष क्षेत्रों के लिए बहुत कुछ है इस बजट में और सिलसिलेवार दर्शकों को बताएं कि विशेष क्षेत्र में क्या कुछ है। ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं, दिखाते हैं कि विशेष क्षेत्र के लिए योगी सरकार के इस उनके कार्यकाल के आखिरी बजट में क्या कुछ है। ये देखिए, अब आपको हम ग्राफिक्स जरिए समझाते हैं। विशेष क्षेत्र की योजना है, पूर्वांचल की विशेष योजनाओं के लिए 300 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए हैं। इन 300 करोड़ रुपए का प्रावधान है। इसके साथ साथ बुंदेलखंड की विशेष योजनाओं के लिए, ये विशेष योजनाओं की हम बात करें, इन पे स्पेशली फोकस है। 210 करोड़ रुपए का ये आवंटन हुआ है। तो ये पूर्वांचल की बात करें, पूर्वांचल की ये विशेष योजना है, उनके लिए 300 करोड़ और बुंदेलखंड की विशेष योजनाओं के लिए 210 करोड़ रुपए। आस्था? जी हाँ बिल्कुल, विशेष क्षेत्र में आपने बताया कि किस तरह से बुंदेलखंड के लिए 210 करोड़ रुपए यहाँ की विकास परियोजनाओं के लिए खासतौर पर एलोकेट किए सरकार ने। आप सभी हमारे साथ जुड़े रहिए, साथ ही अलग अलग संवाददाताओं के पास भी हम जाएंगे, अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े हुए लोगों का रिएक्शन जानेंगे इस बजट पर। विशेष पैनल हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ा हुआ है। महा कवरेज लगातार जारी है, भूतपूर्व कवरेज बजट पर। छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं।